नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमोल और पीएससी एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग चार्टर एक्ट में आगे चलेंगे और बात करेंगे 1813 के एक्ट की। जी हां, 20 साल के बाद चार्टर एक्ट आता था। 5 एक्ट चार्टर एक्ट की सीरीज में आए थे। पहला एक्ट 1793 को था, आखिरी एक्ट आया था 1853 को। तो ये दूसरा एक्ट है जो 93 में आया, उसके बाद 1813 में आया। तो आज हम लोग इस एक्ट के बारे में बात करेंगे कि इस एक्ट में प्रोविजन क्या क्या थे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि चार्टर एक्ट का बैकग्राउंड क्या था। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे ये कंपनी का लोगो है, ठीक है। और अब चलते हैं इसको आगे कि देखिए क्या हो रहा था उस समय। इस समय 1813 का जब चार्टर एक्ट आया था, उस समय फ्रांसीसियों के साथ अंग्रेजों का संघर्ष चल रहा होता है यूरोप में। और उस संघर्ष का परिणाम ये होता है कि नेपोलियन बोनापेर्ट कॉन्टिनेंटल सिस्टम को लागू कर देता है वहां पे, या महाद्वीपीय व्यवस्था लागू कर देता है, जिसके कारण अंग्रेज के व्यापारियों को या अंग्रेज व्यापारियों को व्यापार करने में यूरोप में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। तो उसी दिक्कत को अब भाई आपके बहुत सारे व्यापारी हैं जो अलग अलग देशों में व्यापार कर रहे हैं। आपने किसी को इंडिया भेजा हुआ है, किसी को अलग अलग कंट्री में भेजा है। तो यूरोपीय कंट्री में अब व्यापारियों को दिक्कत आ रही थी, लेकिन भारत में तो उनका व्यापार अच्छा चल रहा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज कर रही थी। तो उन लोगों को संरक्षण देने के लिए या उन व्यापारियों को उनका व्यापार भारत में करने के लिए ही ये चार्टर एक्ट लाया गया था, ताकि उनको भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति दी जा सके। देखते हैं इसके प्रोविजन, तो और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा हम लोगों को कि ये एक्ट आया क्यों था। ठीक है, तो ये एक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये एक्ट के लिए सबसे पहला यही था कि सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की छूट दे दी गई थी। मतलब जो भी मोनोपोली थी कंपनी की, उसको एबॉलिश कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का इस एक्ट के पहले होता था, अब यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट ने एक व्यवस्था लागू कर दी। उस व्यवस्था के बाद ये होने लगा कि इन लोगों को व्यापार करने के लिए यूरोप में जगह नहीं मिलने लगी, तो उन्होंने सारे व्यापारियों को भारत जाने के लिए या भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति दे दी। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट था इस एक्ट का। अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब कंपनी के पास बचा क्या? कंपनी के पास सिर्फ ये चीज बची कि वो चाय का व्यापार कर सकता है चाइनीज लोगों से, चीन के साथ। वही आपके साथ वही वहां पर ही कंपनी की मोनोपोली रहेगी कि वो चाय का व्यापार कर सकता है चीन में। उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, उसको मोनोपोली कायम रखी। ये क्वेश्चन आ चुका था, ये क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी में कि 1813 के एक्ट में क्या हुआ था, या किस एक्ट में चीन के साथ चाय व्यापार पे प्रतिबंध नहीं लगाया गया, या इसी टाइप का एक क्वेश्चन एमपीपीएससी में 2015 या 16 में आ चुका है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब यहाँ पे पहली बार ऐसा हो रहा था। देखिए पहले तो उनने अगर हम लोग कोर्ट की बात करें तो ईसाइयों और मुस्लिमों के लिए अलग अलग कोर्ट की व्यवस्था उन लोगों ने करने की उस समय कोशिश की थी कि ईसाइयों को उनके सॉरी मुस्लिमों को उनको रूल के हिसाब से मिले और हिंदुओं को उनके रूल के हिसाब से न्याय मिले। अब उन लोग क्या करते हैं, देखिए क्या है, सारे धर्मों को अपना प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन उसकी कुछ वो है, लिमिटेशंस है। तो यहाँ पे ईसाई धर्म प्रचारकों को यहाँ आज्ञा दे दी गई है कि भारत में जाकर के आप प्रचार करें। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और ये कर दी कि जो लोकल गवर्नमेंट्स थी, ठीक है, वो लोगों को कर लगाने का अधिकार दे दिया गया था। लोकल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जो छोटे छोटे अधिकारियों के अंडर में जो एरियाज आते थे, आपने वो देखी होगी लगान पिक्चर। तो लगान पिक्चर में वो क्या करता है, 3 गुना लगान मांग लेता है। ठीक है, तो वो लोकल वाला वो था, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर था जो वहां पे बैठा हुआ था, और उसने अंग्रेजों से अलग बोला कि भाई अगर तुम लोग ये मैच हार जाते हो तो मैं तुम्हारा लगान माफ भी कर दूंगा, या तुम्हारे से 3 गुना लगान मैं वसूल लूंगा। तो ये जो स्थानीय निकाय थे, इस स्थानीय निकाय को क्या कर दिया गया, अपना कर लगाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, साथ ही इन लोगों को यह भी कह दिया गया कि जो कर नहीं देते हैं उन लोगों को आप दंडित कर सकते हैं। मतलब ये लोग दंडित कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल सबसे अच्छा याद रखेंगे इसके लिए कि भाई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो दिया हुआ था वो कहीं ना कहीं लगान पिक्चर को याद रखेंगे। वो जनरल रसल आपको याद होगा, लगान पिक्चर वाला, जो कहता है कि आप मेरे से मैच खेल लो, मैच जीत गए तो 3 गुना लगान आपका होगा, या आप हार गए तो आपको 3 गुना लगान देना होगा, या तो आपको लगान माफ होगा। ठीक है, तो ये वहां पर याद रखेंगे। आगे चलते हैं। इसी एक्ट में मेरे ख्याल से आई थिंक 1813 के एक्ट के लिए इतना काफ़ी है। इतने एक्ट को हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि यही इसके मेन प्रावधान थे।
इस एक्ट से रिलेटेड यदि आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरे को मेल कर सकते हैं या मुझसे बात कर सकते हैं। डिटेल में इसको इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि देखिए 2 ही चीज़ है, एक फैक्ट की क्लास हम लोग इसमें अलग रखेंगे कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के फैक्ट क्या-क्या है, उसका एक वीडियो हम लोग लेकर के आएँगे जो फैक्ट इंपॉर्टेंट होगा। कॉन्सेप्ट आप यहाँ से समझ सकते हो कि कॉन्सेप्ट क्या है। एक लास्ट की क्लास होगी जिसमें सारे एक्ट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक्सप्लेन करके उसमें से फैक्ट निकाल करके वहाँ दे दिया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।